इस कोने पर एक कोस्टर और वैगन का स्टॉप है। वहाँ कोई ख़ास बात नहीं है। अल्मुनियम का एक मुड़ा हुआ पुराना साइन बोर्ड है। लकड़ी का एक बेंच है जिस पर सरकारी सब्सम इतनी बार फेरा जा चुका है कि उसके पट्टे चिकने हो गए हैं। फाइबर ग्लास का एक छोटा सा शेड है जो 40 साल की धूप और लोकल बस ड्राइवरों की सिगरेट के धुओं से पीला पड़ चुका है। सुबह 9:15 वाली वैगन वहाँ रुकती है, फिर 11:45 वाली और फिर शाम 4 बजे वाली कोस्टर। ये आम सी गाड़ियाँ जो आम से लोगों को उनकी आम सी मंजिलों तक ले जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी के हर एक दिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यानी पूरे 34 साल, 2 महीने और 11 दिन, एक औरत हमेशा स्टॉप पर खड़ी रही है या फिर इस स्टॉप पर खड़ी होती है जो जगह के सबसे करीब हो जहाँ मैं मौजूद हूँ। वो सुरमई रंग की ऊनी चादर और गर्म कोट पहनती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में नज़र आता है। मौसम चाहे कड़कती धूप हो या कलाम की जमा देने वाली बर्फबारी का, इसके कोट के बटन हमेशा बंद होते हैं। उसके हाथ हमेशा सामने बंधे होते हैं, दायां बाएं के ऊपर, जैसे वो नमाज या किसी दुआ के लिए खड़ी हो। इसके बाल एक छोटी सुरमई टोपी के नीचे पिन से बंधे होते हैं, जिसके आगे एक बारीक जालीदार नकाब है जो कभी इसकी आंखों को पूरी तरह नहीं छुपाता। वो कभी किसी वैगन या कोस्टर में नहीं बैठती, एक बार भी नहीं। इन 34 साल में कभी नहीं। वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही है। वो मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे मालूम है ये सुनने में कैसा लगता है। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने दिल को ये समझाने में गुजार दिया कि ये सिर्फ़ मेरा वहम है। मैंने अपनी नज़र को कसूरवार ठहराया, अपनी याददाश्त को, अपने खौफ को, अपने गम को और अपने अछूते तख़य्युल को। पिछले दिनों मगर उसने कुछ ऐसा किया जो इसने सारे 3 दहाइयों में तवील इंतज़ार में कभी नहीं किया था। वो मेरा बराबर आकर बेंच पर बैठ गई और वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई और वो गाड़ी भी आ गई जिसमें मैं सवार नहीं हो सका और वो भी नहीं बैठी। लेकिन मैं इस बात को वक्त से पहले बढ़ा रहा हूँ। अगर इस कहानी का किसी ऐसे का कोई मतलब होना, अगर कोई उम्मीद है इस तहरीर को पढ़ने वाले किसी और इंसान का भी अपने किसी स्टॉप पर ऐसा ही कोई साया खड़ा हो और वो अभी तक इसका मतलब ना समझ पाया हो, तो मुझे ये कहानी बिल्कुल शुरू से सुनानी होगी, बिल्कुल शुरू से, थोड़ा पहले से, क्योंकि असल आगाज़ वहीं से होता है। ये उस रात की बात है जो मुझे याद है जब बर्फ़ के शदीद तूफ़ान में एक बस स्टॉप पर मेरी पैदाइश से ठीक 4 मिनट पहले और मेरी मौत के 4 मिनट बाद शुरू हुआ था। मेरा नाम आलियान है और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें आप कि ये सब आपको डराने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बिलाखिर मैंने इसके हाथ में मौजूद टाइम टेबल वक्तनामा पढ़ लिया है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज़्यादा वक्त है। मेरे अलावा किसी और को भी ये मालूम होना चाहिए कि इस आखिरी सफ़र का किराया कैसे अदा करना है। पहली बार जब मैंने उसे देखा, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली याद है, बिल्कुल इब्तिदाई याद, जो बाकी तमाम यादों के नीचे एक बुनियादी पत्थर की तरह दबी हुई है। उस याद में मेरी माँ का हाथ मेरी कलाई के गिर्द इतनी सख्ती से बंधा है कि इनके नाखूनों के दबाव से मेरी जिल्द पर सफ़ेद निशान पड़ गया था। मैं उस वक्त 5 साल का था। अक्टूबर का महीना था और बहरीन के रोड के किनारे लगे चनार के दरख्तों के पत्ते सुलगती हुई माचिस की डब्बी जैसे सुर्ख और नारंगी हो चुके थे और मेरी माँ मुझे किंडरगार्टन स्कूल से घर ले जा रही थी और हम लंबा रास्ता तय कर रहे थे क्योंकि दूसरे रास्ते पर पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खुदी हुई थी। जब मैं मेन रोड और पुराने स्टॉप के पास पहुंचा तो वहाँ वो औरत सुरमई कोट में खड़ी थी। मैंने वही किया जो 5 साल के बच्चे करते हैं। मैंने हाथ हिलाया। मुझे याद है उस औरत ने जवाब में
हाथ नहीं हिलाया, वो बिल्कुल नहीं बोली, लेकिन उसका सर घूमा। सिर्फ उसका सर नहीं, इतने आराम से और धीरे से जैसे घड़ी की सुई घूमती है जब आप उसे टुक टुक करने देखते रहते हैं, टिकटिकी बांधते हुए। और उसने मेरी तरफ देखा, मेरी माँ की तरफ नहीं, सड़क की तरफ नहीं, सिर्फ मेरी तरफ। और 5 साल की उम्र में मैं भी ये समझ गया, और मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं महसूस हुई। मैं ये समझ गया था उसका मेरी तरफ देखना कुछ गलत था। वो कोई दुश्मनी वाली नज़र नहीं थी, ना ही कोई नज़र लगाने वाली। मगर मैं ये बात किसी को समझा ना सका। वो कोई डरावनी नज़र नहीं आती थी, वो एक साबराना नज़र थी, सब्र से भरी हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसे आप किसी कठपुतली को देखते हैं जो अभी हिली भी ना हो, या जैसे आप किसी फल को देखते हैं जो अभी कच्चा हो। ठीक उसी पल मेरी माँ का हाथ मेरी कलाई पर लोहे के शिकंजे की तरह कसा, और उन्होंने मुझे घसीटते हुए सड़क के पार करना शुरू कर दिया। उन्होंने दाएं बाएं गाड़ियों को नहीं देखा, उस आदमी से माजरत तक नहीं की जिसके आगे से हम अचानक गुजरे। बस मुझे बहरीन के रोड के 4 अपनों के बाहर से खींचती हुई चली गई, जैसे सड़क पर आग लगी हो। स्टॉप से दूर, ब्लॉक बहुत दूर निकल जाए। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और जब वो बिलाखिर बोली तो उन्होंने बहुत अजीब सी एहतियात से कहा, एक सपाटपन से, जैसे वो किसी कागज़ से कोई ऐसी तहरीर पढ़ रही हों जो उन्होंने बरसों से पहले याद कर रखी हो। आलियान, मेरी बात गौर से सुनो। हम स्टॉप पर खड़े लोगों की तरफ हाथ नहीं हिलाते, हम उनसे बात नहीं करते, और हम कभी किसी भी कोस्टर का इंतज़ार नहीं करते। अगर तुम्हें कहीं जाता हो, हम गाड़ी किराए पर लेंगे या पैदल चलेंगे, समझ गए? क्यों अम्मी? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने कह दिया बस, ये अम्मी ने कहा। दुनिया के हर बच्चे ने जुमला सुन रखा होता है कि बचपन का एक आम हिस्सा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मेरी बात का यकीन करें जब मैं कहता हूँ कि मेरी माँ ने इस बात को ये जुमला बिल्कुल अलग अंदाज में कहा था। तो उन्होंने ये जुमला ऐसे कहा जैसे कोई ऐसी ज़बान में दुआ पढ़ा हो जो उसे खुद ना आती हो, कोई ऐसी चीज़ जो रट ली गई हो, जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हो। जैसे आप बिल्कुल इसी तरह दोहराते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर ये एक लफ्ज़ भी गलत हो गया तो न जाने क्या क़यामत आ जाएगी। उसके बाद हम हर जगह पैदल जाते हैं। मेरा पूरा बचपन एक ऐसे इलाके में गुजरा जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या बेहतरीन सहूलत मौजूद थी, लेकिन मेरा ख़ानदान पैदल चलता था। बारिश हो या बर्फ़बारी हो या जुलाई की वो तपती गर्मी जिससे सड़क का कालक पिघलने लगता है, हम पैदल चलते थे। या फिर मेरी माँ अपनी पुरानी खड़खड़ाती हुई खाकी रंग की मेहरान गाड़ी चलाती थी, और जब वो मेहरान वर्कशॉप में होती तो हम घर पर बैठते। मैं 17 साल की उम्र तक किसी भी पब्लिक बस या वैगन में नहीं बैठा, और पहली बार जब मैं बैठा तो किसी की मौत हो गई। लेकिन वो बात मैं आगे बात यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें, एक ऐसी तफसील जिसे पूरी तरह समझते मुझे बरसों लग गए। इस दिन स्टॉप पर मौजूद वो औरत जिस दिन मैंने हाथ हिलाया था, मेरी माँ ने भी उसे देखा था। मुझे मालूम है उन्होंने देखा था क्योंकि उन्होंने मेरी कलाई मड़ोड़ी थी और मुझे तेज़ ट्रैफिक के सामने से घसीटा था। मेरी माँ ने उसे देखा था, और मेरी माँ पहले से उसूल जानती थी, जिसका मतलब है कि वो उसूल इस दोपहर से पहले से मौजूद थे, यानी वो उसूल मेरे पैदा होने से भी पहले के थे। सुरमई चादर वाली खातून। जब मैं 8 या 9 साल का हुआ, मैंने उसका एक नक्शा अपने जहन में बना लिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे अपने इर्द गिर्द की पुरस्कार चीज़ों का नक्शा खामोशी और जुनून की हद तक बनाते हैं, बगैर किसी बड़े को बताए। वो हमेशा करीब तरीन स्टॉप पर होती थी। ये उसका पहला कानून था जो मैंने सबसे पहले समझा। एक ही स्टॉप नहीं, बल्कि जो भी स्टॉप सबसे करीब हो। जब हम बहरीन रोड पे रहते थे, वो इसी मोड़ पर खड़ी होती थी।
जिस साल मेरे अब्बू की नौकरी के घंटे कम हुए, हम शहर के दूसरे हिस्से में एक सस्ते क्वार्टर में रहने लगे, तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उस नए इलाके की वैगन स्टॉप पर मौजूद थी। उसी तरह हाथ बांधे, कोट के बटन चढ़े, सड़क की तरफ मुंह किए हुए, जैसे वो इंतज़ार के पत्थर से तराशी गई हो। जब हम 70 मील दूर रावलपिंडी में अपनी दादी के घर गए, तो दूसरी ही सुबह वो दादी के घर के सामने वाले लोकल बस स्टॉप पर खड़ी थी। मैंने चेक किया था, मैं हमेशा चेक करता था। किसी भी नई जगह जाने पर जाकर सबसे पहले मैं यही काम करता था। खिड़की ढूंढूं, सड़क देखो, स्टॉप तलाश करो और उसे देखो। दूसरा कानून समझने में वक्त लगा, क्योंकि उसके लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत थी और मैं दूसरा लोगों के मामलों से बहुत मोहतात था। जब मेरा दोस्त दानियाल एक जुम्मे की रात मेरे घर ठहरा, तो मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से उसकी तरफ इशारा किया। वहाँ से गली का वो स्टॉप साफ नज़र आता था, जिसके ऊपर लगा हुआ बल्ब किसी शेड की मक्खी की तरह भी की आवाज़ें कर रहा था। तो मैं वो खातून नज़र आ रही हैं? मैंने उस दानियाल से पूछा। दानियाल ने आंखें मिचका कर देखा। वो बूढ़ा आदमी? नहीं, वो खातून, सुरमई कोट और छोटी टोपी वाली। मैंने उससे कहा, वहाँ तो कोई बाबा जी खड़े हैं, हरी जैकेट में। दानियाल ने कहा, और मुझसे मजाक नहीं कर रहा था। दानियाल एक बहुत बड़ा झूठा था। जब झूठ बोलने का सोचता भी था तो उसके कान सुर्ख हो जाते थे और वो वाकई किसी और को देख रहा था। और ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा। मेरी कज़न को वहाँ हुड वाला कोई नौजवान नज़र आता। एक बार जब मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने अपने एक उस्ताद से यूं ही इशारे से पूछा, क्या वो उस खातून को जानते हैं जो हमेशा वहाँ खड़ी रहती है? तो उन्होंने मुझे बताया, वहाँ एक भारी भरकम जिस्म का आदमी लंच बॉक्स हाथ में लिए खड़ा है। हर किसी को वहाँ कोई न कोई इंतज़ार करता नज़र आता था। किसी को वो खातून नज़र नहीं आती थी, जो सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। और बाद में मुझे मालूम हुआ कि एक और इंसान भी था जो उसे देख सकता था। लेकिन ये बात मुझे तब पता चली जब मैं एक बिस्तरे मर्ग के पास खड़ा था। लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इसका तीसरा कानून वो टाइम टेबल, औकातनामा था। वो उसे अपने बंधे हुए हाथों में थामे रखती थी। वो क्रीम रंग का कागज़ था और एक अकेला टुकड़ा था, बिल्कुल उसी साइज़ का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले शेड के साथ लगे प्लास्टिक के होल्डर्स में लगा कर छोड़ देते हैं। सालों तक मैं यही समझता रहा कि वही औकातनामा है। और फिर जब मैं 11 साल का था, एक दोपहर हम माँ की उस खिड़खड़ाती मेहरान गाड़ी में वहाँ से गुजर रहे थे। अम्मी रेडियो के बटन घुमा रही थीं कि बहरीन रोड के उस मोड़ पर लाल इशारा हो गया और हमारी गाड़ी उससे मुश्किल से 15 फीट दूर रुक गई। और एक रेड लाइट के दौरान मैंने उस कागज़ को बिल्कुल साफ देखा। वो दोनों तरफ से बिल्कुल कोरा था, बिल्कुल खाली। मेरे देखते ही देखते उसने उस कागज़ को पलटा। मेरे पूरे बचपन में पहली और आखिरी बार था जब मैंने उसके हाथों को पलटा देखा, और वो दूसरी तरफ से भी बिल्कुल कोरा था। फिर उसने घड़ी की सुई की तरह अपना सर इतनी ही धीरज से घुमाया और गाड़ी के शीशों के आर पार सीधा मेरी तरफ देखा। और मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, उस कोरे कागज़ का एक कोना उस हवा से लहरा उठा जिससे इर्द गिर्द की कोई और चीज़ नहीं हिल रही थी। न दरख्त, न पत्ते, न सड़क पर पड़ा कचरा, सिर्फ वो कागज़। इशारा वो हरा हो गया जब मेरी माँ ने, जिन्होंने एक बार भी उस शेड की तरफ नहीं देखा था, गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन स्टीयरिंग पर उनकी उंगलियां खौफ से सफ़ेद हो रही थीं। और उस रात मैंने दीवार के पार उन्हें फ़ोन पर दादी से धीमी आवाज़ में बात करते सुना। मुझे बस इतने ही अल्फाज सुनाई दिए, वो पिछले साल के मुकाबले शीशे के ज़्यादा करीब खड़ी थी। पिछले साल के मुकाबले शीशे के ज़्यादा करीब? मैं इस रात देर तक जागता रहा और अंधेरे में वही हिसाब करता रहा जो एक बच्चा खौफ के आलम में करता है। अगर कोई साल ब साल इस औरत और सड़क के दरमियान औरत और मेरे दरमियान का फासला नाप रहा था, तो उसका मतलब था कि वो इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े सब्र से मेरी तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी रफ्तार से जैसे कोई फल पकता है। मेरी दादी का इंतकाल उस सर्दी के मौसम में हुआ जब मैं 14 साल का था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता
रावलपिंडी के एक अस्पताल के कमरे में गुजारा जिसकी खिड़की मरी रोड की तरफ खुलती थी, और मैं चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे हफ्ते मरी रोड के दूसरी तरफ उनके बिस्तर से ठीक 60 फीट दूर क्या चीज़ मौजूद थी। एक बस स्टॉप, बेंच, साइन बोर्ड और शेड। और वो औरत, मैंने उसे पहले ही दिन देख लिया था, और मेरे सीने में कुछ सर्द और साकित हो गया था, क्योंकि 9 साल तक उसे देखने के बाद उसके मिजाज को मैं अच्छी तरह जान चुका था, जैसे कोई मौसम को जानता है। और ये गलत था, उसे कभी किसी और के करीब तरीन स्टॉप पर नहीं होना चाहिए था, और मेरा पीछा करती थी। ये मेरे बचपन का पूरा खौफनाक हिसाब था। मैं जहाँ भी सोता वो वहीं इंतज़ार करती, लेकिन उस हफ्ते हम पर रात वापस कलाम रोड पर अपने घर आ जाते थे, और हर रात अपने बेडरूम की खिड़की से अपने लोकल बस स्टॉप को देखता। वो बिल्कुल खाली होता, और हर सुबह जब हम रावलपिंडी पहुंचते वो अस्पताल के सामने अपने उसी स्टॉप पर खड़ी होती, हाथ बांधे, चेहरा दादी के कमरे की खिड़की की तरफ उठाए। मेरी ज़िंदगी के इस हफ्ते में वो बस स्टॉप वाली औरत किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो मैंने नहीं देखा था। आखिरी दिन, और सब जानते थे कि ये आखिरी दिन है। नर्सों के चलने और बात करने के अंदाज में अजीब सी नरमी आ चुकी थी। मेरी अम्मी बाहर कॉरिडोर में किसी कागज़ पर दस्तखत करने गई, और मैं दादी के साथ कमरे में अकेला रह गया, शायद 10 मिनट के लिए। वो कई दिनों से नींद बेहोशी की हालत में थी। कभी होश आ भी जाता और वो गायब हो जाती, और ज़्यादातर इन लोगों से बातें करती जो कमरे में मौजूद ही नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही अम्मी के बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हुआ, दादी ने आंखें खोली। उनकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, और वो सीधी मेरी तरफ देख रही थी। क्या वो बाहर खड़ी है? दादी ने मुझसे पूछा। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन। 14 साल की उम्र तक मैं अपने ख़ानदान में किसी से इस औरत का जिक्र नहीं किया था, एक बार भी नहीं। जब मैंने 7 साल की उम्र में कोशिश की थी, मेरी माँ का चेहरा इस कदर सफ़ेद और खामोश हो गया था। मैंने वो सबक हमेशा के लिए बगैर लफ्ज़ों के सीख लिया था, लेकिन मरते हुए लोगों के पास बातें छुपाने का वक्त नहीं होता, और अचानक मेरे पास भी नहीं था। जी, बस स्टॉप पर, मैंने कहा। वो पूरे हफ्ते से वहीं है। दादी ने ऐसे सर हिलाया जैसे मैंने मौसम का हाल बताया हो। वो मेरी माँ के लिए भी आई थी। उन्होंने कहा 1961 में वो 11 दिन तक सदर बाज़ार के तांगा स्टैंड पर खड़ी रही थी। मेरी माँ उसे दीवान खाने की खिड़की से देखती थी, और मुझे कभी वजह नहीं बताई थी। मैं समझती थी कि वो कोई पड़ोसन है। मैं यही समझती रही, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ पैदा हुई, और फिर मैंने उसे खुद ज़िंदगी पॉट के सामने खड़ा देखा। और मेरी अपनी माँ ने मेरे चेहरे को देखकर बस इतना कहा, तो अब तुम्हें वो नज़र आने लगी है। हमारे ख़ानदान की औरतों का यही नसीब है। हम सफ़र करते हैं और वो हमारा इंतज़ार करती है। हम उससे कभी बात नहीं करते, और हमेशा हमेशा नकद अदायगी करते हैं। किस चीज़ की नकद अदायगी दादी? मैंने पूछा। दादी ने मुझे एक तवील लम्हे तक देखा। बाहर 60 फुट दूर सुरमई चादर वाली औरत दायां हाथ बाएं के ऊपर बांधे हमारी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। हर चीज़ की, दादी ने कहा, और हर चीज़ की कीमत उसी वक्त नकद अदा करते हो आलियान। तुम कभी कोई चीज़ उधार पर नहीं लेते, क्योंकि जिन्होंने उसे उधार दिया वो खिड़की की तरफ देखने लगी। उनकी आवाज़ में ऐसी सरगोशी थी जो 20 साल से मेरी खोपड़ी की दीवारों में गूंज रही है। वे एक बहुत ही सादा सा हिसाब रखते हैं, और उनके पास वक्त ही वक्त है, और उनका ये सूद पैसा नहीं होता। अगली सुबह 4:05 पर उनका इंतकाल हो गया। अम्मी को फ़ोन आया, और हम सुबह के वक्त अस्पताल पहुँचे। जब हम धुंधली रोशनी में मरी रोड के बस स्टॉप के पास से गुजरे, तो मैंने हिम्मत करके वहाँ देखा। बेंच खाली थी, शेड खाली था, और मुझे रिलीफ का वो शदीद गुनाहगाराना एहसास हुआ जो आपको तब होता है जब तूफ़ान किसी दूसरे के घर पर तबाही मचाकर गुजर जाता है। वो रिलीफ सिर्फ तब तक रहा जब तक हम वापस घर नहीं पहुँचे। हम सुबह 9:40 पर कलाम रोड पर अपने मोड़ पर पहुँचे, और वो अपने उसी पुराने शेड में अपने स्टॉप पर वापस खड़ी थी, और मैं उसे समझ गया, जैसे कोई हुड्डी अपनी जगह पर वापस बैठती है। रावलपिंडी जाना उसका एक आर्जी काम था, और ये कलाम रोड वाला स्टॉप ही उसकी असल ड्यूटी थी। मुझे पहला कैमरा 16 साल की उम्र में मिला था। एक सस्ता सा सेकंड हैंड डिजिटल कैमरा जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। ये मेरे अब्बू की तरफ से सालगिरह का तोहफा था, जो उस वक्त तक सिर्फ इस्लामाबाद से फ़ोन आने वाली एक आवाज़ और कभी कभार आने वाले खर्चे के चेक की हद तक रह गए थे। मुझे उस कमरे की इतनी ही मोहब्बत थी
जितनी आप किसी भी ऐसी चीज़ से हो जाती है जो दुनिया को एक जगह देने का वादा करती है, और उससे मिलने के 1 हफ्ते के अंदर मैंने यही किया। आप जानते हैं कि मैंने क्या किया होगा, क्योंकि कोई भी आसान इंसान यही करता है। मैंने उसकी तस्वीर उतारने की कोशिश की। मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद के 16 सालों में मैंने जिन भूतों और पुरस्कार कहानियों के सैकड़ों किस्से और इंटरनेट फॉर्म्स पढ़े हैं, जहाँ लोग ऐसे ज़ाहिर करते हैं जैसे सब कुछ सच हो और कुछ वाक़ई झूठ नहीं बोल रहे होते। ये सब कहानियों में हमेशा एक लम्हा आता है जब तस्वीर ख्वाब हो जाती है और वो हमेशा एक ही सस्ती कहानी सुनाते हैं, तस्वीर धुंधली है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ जो हुआ वो उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि वो बिल्कुल वाज़ेह था। मैंने एक साफ़-सुथरी हफ्ते की सुबह अपने बेडरूम की खिड़की से उसकी तस्वीर खींची। ऑटो फोकस ऑन था, रोशनी बेहतरीन थी और मैंने अपनी कोहनियाँ खिड़की की चौखट पर टिकाकर हाथ को बिल्कुल साकित रखा हुआ था। वो शेड बिल्कुल साफ और वाज़ेह नज़र आया, यहाँ तक कि आपके फाइबर ग्लास पर लिखी हुई चॉक की तहरीरें भी पढ़ सकते थे, जो मुकामी लड़कों ने लिखी हुई थीं, जैसे अहमद प्लस साइमा, और उसके नीचे किसी बच्चे की बनाई हुई खोपड़ी, एक टेढ़ी-मेढ़ी तस्वीर। बस इस साइन बोर्ड के खंभे के पर लगे हुए बेंच के पीछे लकड़ी, सड़क का किनारा और नाली में पड़ा हुआ जूस का खाली डब्बा तक गिन सकते थे, बिल्कुल साफ और वाज़ेह। लेकिन जहाँ वो औरत खड़ी थी, तस्वीर में सिर्फ शेड के पीछे वाली दीवार नज़र आ रही थी। कोई धुंधलापन नहीं था, कोई साया या कोई रोशनी नहीं थी। तस्वीर में वो औरत सिरे से मौजूद ही नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी किचन की तस्वीर में समंदर मौजूद नहीं होता। और ये वो तफसील थी जिसे मैंने मजबूर किया कि मैं कैमरा 1 महीने के लिए अपनी दराज में बंद करके रख दूँ। तस्वीर में उस बेंच पर जिसके पास वो खड़ी थी, कागज़ का वो एक अकेला क्रीम रंग का टुकड़ा रखा हुआ था। जैसे मैंने तस्वीर खींचने के लम्हे उसके हाथों में देखा था, वो कागज़ तस्वीर में आ गया था। वो औरत नहीं आई थी। मैंने वो फ़ोटो बाज़ार से प्रिंट करवाई और उसे इतना ज़ोर से ज़ूम किया कि वो कागज़ ग्रे रंग के पिक्सेल्स का एक मैदान बन गया, और सबसे ज़्यादा ज़ूम करने पर कागज़ के ऊपर बातें कोने में गहरे पिक्सेल्स का एक धब्बा नज़र आ रहा था, जो शायद कुछ भी नहीं था और शायद कोई लफ्ज़ था। मैंने उस पर घंटों लगाए। मैंने कंप्यूटर पे उसका कॉन्ट्रास्ट इतना बदला कि मेरी आँखें जलने लगीं। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आखिरकार खुद को कहा, पढ़ने पर मजबूर किया। इन 6 पिक्सल वाले हरूफ में लिखा था, अब आप खुद फैसला कर लें कि क्या ये ट्रे हुए 16 साल की लड़की का वहम था या हकीकत। वहाँ लिखा था आलियान, यानी मेरा नाम, उसके कोरे कागज़ पर एक ऐसी तस्वीर जिसमें उसने खुद आने से इनकार कर दिया था। जैसे वो कह रही हो, तुम्हें बस इतना ही मिल सकता है, ये मेरा वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक तुमसे है, बाकी चीज़ें कैमरे के लेंस के लिए नहीं हैं। मैंने फिर कभी उस तस्वीर नहीं खींची, लेकिन उस साल मैंने एक दूसरा काम शुरू कर दिया। मैंने एक डायरी रखना शुरू कर दी, तारीखें, जगहें और फासले। अगर मेरी दादी ने उसे बैठक की खिड़की से देखा था, मेरी दादी ने उसे अस्पताल के बिस्तर से देखा था, और मेरी माँ ने उसे गाड़ी के शीशे के पीछे से सफ़ेद होती उंगलियों और रेडियो के बटनों के बहाने देखती रही थी। मैंने अपने ख़ानदान का पहला लड़का बनने वाला था जो सिर्फ देखने से ज़्यादा कुछ करेगा। मैं ये मालूम करने वाला था कि इस पहली लोकल गाड़ी का हम पर क्या कर्ज था। इस डायरी ने मुझे बाकी सब चीज़ों से पहले ये सिखाया कि इस औरत के उसूल बिल्कुल पक्के थे। वो जो कुछ भी थी, कोई इंतशार या पागलपन नहीं थी। वो एक पूरा सिस्टम थी, एक बाकायदा निज़ाम। और निज़ाम को मैंने 17 साल की लड़की के पूरे एतमाद के साथ खुद से कहा, जिसने हाल ही में साइंसी मुशाहिदा का लफ्ज़ सीखा था, समझा था, जाना था। वो इस ट्रांसपोर्ट स्टॉप पर कब्ज़ा करती है जो उस जगह के सबसे करीब हो जहाँ मैं रात को सोता हूँ। इस जगह नहीं जहाँ मैं दिन भर होता हूँ, बल्कि जहाँ मैं सोता हूँ। दिन के सफ़र से अपनी जगह से नहीं हिलाते थे, लेकिन किसी के घर रात गुजारना उसे हिला देता था। उसका लंगर मेरी नींद थी, वो जगह जहाँ मैं सबसे ज़्यादा बेबस होता था। वो कभी गाड़ी में नहीं बैठी। वैगन, कोस्टर आते जाते रहते थे। उनके दरवाजे के सामने ऐसे खुलते जैसे कोई दावतनामा हो। ड्राइवर कभी कभार उसका इंतज़ार करते, कभी उसे आवाज़ें देते। मैंने एक बार एक कंडक्टर को गाड़ी से बाहर लटकते, इशारे करते और कुछ बोलते देखा, लेकिन वो कभी नहीं बोली और दरवाजे हमेशा बंद हो गए।
और मैंने गौर किया कि ड्राइवर बाद में कभी परेशान दिखाई नहीं देते थे, जैसे दरवाज़ा बंद होते ही पूछने का वो लम्हा उनके दिमाग से मिटा दिया गया। मेरे नाना के ख़ानदान की औरतों और मेरे अलावा उसे कोई नहीं देखता था। उस फ़र्क ने मुझे सालों तक परेशान रखा। मेरी दादी के अल्फाज बिल्कुल नपे तुले थे, मेरे ख़ानदान की औरतों का यही नसीब है। मेरी माँ ने उसे देखा, दादी ने देखा, उनकी माँ ने देखा, फिर मैं। एक लड़का, 4 नस्लों में पहला मर्द, उस सुरमई चादर और बंधे हाथों वाली औरत को देखा था। मैं तब नहीं जानता था कि ये उसूल मेरे लिए क्यों बदल गया था। अब मैं जानता हूँ, खुदा मेरे मदद करे, अब मैं जानता हूँ। अब हम वहीं पहुँच रहे हैं। वो स्कूल की तरफ से सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का एक तालीमी सफ़र था। 2 बड़ी किराए की कोस्टर्स बुक कराई गई थीं। उस सफ़र से बचने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही अम्मी की मेहरान गाड़ी मुझे बचा सकती थी, क्योंकि उनकी अस्पताल में ऐसी ड्यूटी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकती थी। मेरे अंदर का एक बागी नौजवान अब थक चुका था। उस बात से थक चुका था कि मैं वो बच्चा हूँ जिसके सफ़र करने के अजीब व गरीब उसूल हैं। उस बात से थक चुका था कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसी औरत के गिर्द घूम रही थी जिसे मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता था। मैं अपनी माँ को नहीं बताया कि ये सफ़र लोकल बस या कोस्टर के ज़रिए है। मैंने उन्हें इस वहम में रहने दिया जो सोच रही थी। अगर आप मेरा हिसाब किताब लिख रहे हैं तो ये मेरा गुनाह नहीं था। 17 साल की उम्र में एक सच छुपाता जैसे कि हर बच्चा करता है। कोस्टर सुबह 7 बजे स्कूल की पार्किंग में खड़ी हो रही थी और वहाँ मौजूद थी, किसी स्टॉप पर नहीं, बल्कि वही, क्योंकि वहाँ कोई स्टॉप ही नहीं था। वो बिल्कुल पहली कोस्टर के दरवाजे के सामने फुटपाथ पर खड़ी थी, ठीक उसी तरह हाथ बांधे, नकाब नीचा किए हुए, और मेरा पूरा जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया और सुन्न हो गया, क्योंकि 12 साल के मुशाहिदे में मैंने उसे स्टॉप के अलावा कभी कहीं और नहीं देखा था। वो अपनी चौकी छोड़ चुकी थी। मैं अंदर से हिल चुका था। बच्चे उसके पास से, उसके अंदर से, उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे थे। मैं बता नहीं सकता, मेरी आंखें साक़िब और कबूल करने से इनकार कर रही थीं। वो हंसते एक दूसरे को धक्के देते इस मंज़र के कोस्टर में सवार हो रहे थे। मैं पार्किंग के कोने पर अपना इजाज़तनामा हाथ में लिए खड़ा रहा और इस औरत को देखता रहा जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की सरहदों पर इंतज़ार किया था। वो इस दरवाजे के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई टूल टैक्स का नाका खड़ा हो, और उसका सर घड़ी की सुई की तरह घूमा। उसने पार्किंग के आर पार सीधा मेरी तरफ देखा और फिर उसने वो काम किया जो पहले कभी भी नहीं किया था। उसने नफ़ी में अपना सर हिलाया, हाथ दाएं बीच में। मैं दूसरी कोस्टर में बैठ गया। मैं अपने दोस्तों से कहा कि पहली गाड़ी भर चुकी है। वो भरी नहीं थी, वहाँ आधी दर्जन सीटें खाली थीं और दानियाल ने उनमें एक सीट ले ली, क्योंकि दानियाल को पहली गाड़ी में बैठना पसंद था। उसे हर चीज़ में अव्वल आने का शौक़ था। कलाम रोड पर बाएं मील आगे सामने आने वाला एक तेज़ रफ्तार बहरी बहरी जहाज़ की तरह बजरी का ट्रक लाइन पार करके उस तरफ आ गया। ड्राइवर को स्टीयरिंग पर ही दिल का दौरा पड़ा था। बाद में तहकीकात में ही वही सामने आया। एक 61 साला शख्स टक्कर से ही पहले ही मर चुका था और 40 टन लोहा और पत्थर हाईवे की रफ्तार से ड्राइवर पार करके सीधे पहली कोस्टर के सामने के बाद कोने से जा टकराए। वही कोना जहाँ दरवाज़ा था, वही कोना जहाँ वो औरत खड़ी थी। मैं ये बयान करने जा रहा हूँ कि दूसरी कोस्टर ने उस पहाड़ी मोड़ पर आते ही क्या देखा। मैंने 17 साल में किसी को ये मंज़र बताने से गुजार दिए हैं कि माहिर नफ्सियात की और मैं खौफनाक कहानी के लिए सिलसिला नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको सिर्फ नंबर बताऊंगा, क्योंकि नंबर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस सुबह कलाम रोड पर हाई स्कूल के 11 तालिब इल्म और एक उस्ताद जाँ बहक हो गए। 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। दानियाल उन मरने वालों में से एक था। जनाजे पर वो बड़ा मुश्तरका जनाजा जिसमें पूरे इलाके के लोग आए थे। मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने सड़क के पार खड़ा था। वो सड़क की दूसरी तरफ एक लोकल बस स्टॉप का साइन बोर्ड था। वो हमेशा एक ही स्टॉप का साइन बोर्ड होता है। मैं चाहता हूँ अब ये बात याद रखें, क्योंकि ये बात बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं आपको बताता हूँ, करीब ही हमेशा एक स्टॉप होता है, हमेशा, क्योंकि ये पुरस्कार नेटवर्क ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से ज़्यादा पुराना और बड़ा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने
रूटीन उन लकीरों पर बनाती है जिन्हें वो खुद भी नहीं समझती कि वो किसके पीछे चल रही है। वो पूरे जनाजे के दौरान इस साइन बोर्ड के नीचे खड़ी रही और जब जनाजा ख़त्म हुआ और हुजूम अपने अपने ज़ाती गमों में बिखरने लगा तो मैंने उस सड़क के पार उसकी तरफ देखा। वो हिसाब किताब किया जिसने उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी के हर दिन को कंट्रोल किया है। उसने मुझे जानबूझकर बचाया था। वो अपनी चौकी छोड़ कर आई थी। उस फासले को पार करके जो भी फासला वो पार करती है एक दरवाजे में खड़ी हो गई थी ताकि मुझे उसके अंदर जाने से रोक सके। आप सोचेंगे कि ये तसल्ली की बात हुई। आप सोचेंगे कि एक 17 साल लड़का जो अभी भी मौत के मुंह से बचा हो शुक्रगुजार महसूस करेगा। मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, तकरीबन 1 हफ्ते मैंने ऐसा ही महसूस किया। मैं खुद को चुना हुआ महफूज समझने लगा था। वो तमाम अल्फाज जो हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, सवाद कलाम के गहरे सनसनीखेज और बर्फीले फिज़ा के, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी दादी उस हिसाब किताब और उधार वाले जुमले का ख्याल आया जिसका सूद पैसा नहीं होता, और एक बहुत ही सर्द खौफनाक सोच मेरे दिमाग में नहीं आई। एक ऐसी सोच जो उस दिन के बाद से कभी मेरे जहन से नहीं निकली। आप किसी ऐसी चीज़ की हिफाजत इसलिए नहीं करती कि आपको उससे मोहब्बत होती है। आप किसी ऐसी चीज़ की हिफाजत इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी होती है। कोई भी किसान फल की हिफाजत फूल की खातिर नहीं करता। वो बाग से परिंदों को इसलिए दूर रखता है क्योंकि वो फसल पहले ही किसी और के नाम हो चुकी होती है। दुनिया की तारीख में लगी हुई हर बाड़, हर ड्राउना पतला बाग, हर मुफक्किल गेट एक ही बात कहता है। वो बात ये नहीं होती कि हम तुम्हें उससे मोहब्बत है। वो बात होती है अभी नहीं, और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। दानियल के जनाजे वाली रात मैंने अपनी माँ का सामना किया। सामना करना इस तूफ़ान के लिए बहुत हल्का लफ्ज़ है। मैं अपने अच्छे जूतों पर कब्रिस्तान की गीली मिट्टी लिए घर लौटा था और 17 साल का ना भूला जाने वाला सच मेरे अंदर सूखी लकड़ियों की तरह जमा हो चुका था। मैं किचन में खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप उसे देखती हैं। मैं जानता हूँ दादी भी उसे देखती थी। मैं दूसरी कोस्टर में इसलिए बैठा क्योंकि उसने मुझे नफ़ी में सर हिलाया था और दानियल पहली गाड़ी में बैठ गया और आज वो मिट्टी के नीचे है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो क्या है, वरना मैं अभी पैदल उस फोड़ वाले स्टॉप पर जा रहा हूँ और ख़ुद उससे पूछूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी माँ को इस तरह हरकत करते नहीं देखा था जैसे वो उस पल हिली। उनके हाथ में बर्तन साफ़ करने वाला कपड़ा था जो वहीं फर्श पर गिर पड़ा, और उससे पहले वो कुर्सी जिस पर मैं टेक लगाए खड़ा था पूरी तरह फर्श पर गिरी। वो किचन के पार आकर मेरे बाजुओं को अपने हाथों में जकड़ चुके थे। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, वो नीची आवाज़ से ज़्यादा भयानक थी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे आलियान। सिर्फ यही एक उसूल है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, बाकी सब कुछ पैदल चलना, नकद अदायगी करना, खिड़कियों से चेक करना, वो सिर्फ आदतें हैं, वहम है, खुद को दिलासा दिए तरीके हैं। लेकिन ये एक उसूल एक दीवार है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारी दादी उससे एक बार बात की थी 1961 में, अपनी मौत से ठीक 11 दिन पहले, और उन्होंने ही बस 3 लफ्ज़ कहे थे, अब कितना वक्त। और उस औरत ने उन्हें जवाब दिया। मेरी माँ की आंखें गीली और साकित और खौफनाक हो रही थीं। आलियान, उसने जो कुछ भी कहा था उसके बाद तुम्हारी दादी उस तांगा स्टैंड से अंदर आईं, अपनी बेटियों को चूमा और बिस्तर पर लेट गईं। 11 दिन में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी बीमारी की कोई एक वजह भी नहीं मिली। वो बस रुक गईं, जैसे कोई चीज़ इन तमाम सवालों से उन्हें खड़ी थी, और जैसे ही उन्हें अपना वक्तनामा शेड्यूल मालूम हुआ तो उसे उन्हें नीचे उतार दिया। और फिर मुझे बताएं जो आप जानती हैं, मैंने कहा, क्योंकि दानियाल, और फिर मुझसे बोला नहीं गया। और मेरी माँ, जिन्होंने मेरा पूरा बचपन, क्योंकि मैंने कह दिया कि दीवारें खड़ी करने से गुजार दिया था, मेरे चेहरे को देखा और वो फैसला कर लिया जिसे वो मेरी पैदाइश की रात से टालती रही थीं। उन्हें मुझे किचन की मेज़ पर बिठाया, 2 कप चाय बनाई, अपना कप छुआ तक नहीं, और मुझे उस बर्फानी तूफान स्टॉप के किराए के बारे में बताया।
तुम 9 फरवरी को पैदा हुए थे, सवात की 40 साला तारीख की बदतरीन बर्फानी तूफान के दौरान। वो हिस्सा तो तुम हमेशा से जानते हो। वो हमारे ख़ानदान की एक कहानी थी जो हर सालगिरह पर सुनाई जाती थी कि बर्फ़ के तूफ़ान में पैदा हुआ, बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी का इंतज़ार भी नहीं कर सका। लेकिन जो तुम नहीं जानते वो सब कुछ है। मैं 24 साल की थी, मेरी डिलीवरी में 9 दिन बाकी थे और मैं घर पर अकेली थी। तुम्हारे अब्बू इस्लामाबाद फैक्ट्री में डबल शिफ्ट कर रहे थे और बर्फ़बारी की वजह से फ़ोन की लाइटें कट चुकी थीं। ये मोबाइल फ़ोन के दौर से पहले की बात है, जब रात 10:30 बजे, जब मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकूं। अपना कोट और बूट पहने इस शदीद तूफ़ान में आज भी और खान साहब के घर की तरफ पैदल चल पड़ी, क्योंकि खान साहब के पास चेन वाली जीप थी। मैं कभी खान साहब के घर तक नहीं पहुंच सकी। बहुत तेज़ी से मुझे दर्द-सा हो रही थी और गलत तरीके से शुरू हो गया था और बर्फ़ सीधी मेरे चेहरे पर आकर लग रही थी और पूरी दुनिया में एक सफ़ेद दायरे में सिकुड़ कर रह गई थी। रास्ता भूल गई और जब मेरी टांगों ने जवाब दे दिया तो मैं घसीटती हुई इस इकलौते शेड तक जा पहुंची जो वहां मौजूद था। बहरी रोड के मोड़ पर वो वैगन स्टॉप, वो फाइबर ग्लास का शेड जो उसी साल नया नया लगा था। इस चीखती हुई बिखरी हुई दुनिया में सुकून का एक छोटा सा बॉक्स था। मैं इस बेंच पर लेटी हुई थी। मेरी माँ ने चाय के इस कप के गिर्द दोनों हाथ बांधे हुए थे। उन्होंने पिया तक नहीं था और मैं जानती थी कि हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने अस्पताल की क्लासेस ली थी। मैं जानती थी कि क्या होना चाहिए। उसके बरअक्स हो रहा था। तुम दुनिया में आ रहे थे और कुछ बहुत गलत हो रहा था और मैं किसी भी घर के दरवाजे से 1 मील दूर उस सफ़ेद तूफान से बिल्कुल अकेली थी। मैंने हिसाब लगाया। उस हिसाब का जवाब ये था कि हम दोनों इस बस स्टॉप पर मरने वाले हैं। और मुझे याद है, आखिर मुझे खौफ भी आ रहा था और मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। मुझे याद है मैं इस बर्फ़ पर चिल्लाई। अभी मुझे याद है मैंने आवाज़ में कहा था, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। किचन की खिड़की टुक टुक कर रही थी। मेरी माँ माजी के किसी एक नुक्ते को घूर रही थीं। उस शेड के किनारे पर वो बर्फ़ खुद ब खुद इस शक्ल में ढलने लगी। उन्होंने कहा, मैं उसे सिर्फ इस तरह बयान कर सकती हूँ, वो बर्फ़ हटी नहीं और ना ही कुछ जलता हुआ वहाँ आया। वो सफ़ेदी बस खुद में जमा हो रही थी, गहरी होती गई और सुरमई रंग में बदल गई। और वहाँ शेड के दहाने पर सुरमई चादर और गर्म कोट पहने छोटी टोपी वाली औरत खड़ी थी और बर्फ़ का एक भी गाल उस पर नहीं गिर रहा था। मैं बेसुध हो चुकी थी, डर भी नहीं सकती थी। वो आई, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका पैर बिल्कुल नंगे थे, उसके हाथ भी। जब उसने मुझे छुआ तो उसके हाथ ठंडे नहीं थे, वो गर्म भी नहीं थे। उनका दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल था। इस बेंच पर मैंने जन्म दिया, जबकि बाहर का तूफान ऐसा थमा हुआ था जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने तुम्हें घुमाया, उसने कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं देख सकी और फिर तुम्हारी गर्दन के इर्द गिर्द आंवल नाल 2 बार लिपटी हुई थी। तुम नीले पड़ चुके थे आलियान, तुम्हारा रंग बिल्कुल उसकी सुरमई कोट जैसा हो चुका था। वो नाल तुम्हारी गर्दन से हटाई तो मैं साफ किया, लेकिन तुम रोए नहीं, तुमने सांस नहीं ली। उसने पीठ को रगड़ा, लेकिन तुम फिर भी नहीं रोए। मैंने खुद को गिड़गिड़ाते, भीख मांगते हुए सुना। मैंने कहा कि हवा बिल्कुल रुक गई है, धीमी नहीं हुई, बल्कि ऐसे रुक गई जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो जाए। इस औरत ने तुम्हारे जिस्म के ऊपर से मेरी तरफ देखा और पहली बार बात की। उसने कहा, उसकी गाड़ी छूट गई है। बस यही, इतने आराम से, जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। उसकी गाड़ी छूट गई है? मैंने कहा, खुदा मुझे माफ़ करे, मैं नहीं समझी थी कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकी। मैंने कहा, तो फिर उसे अगली गाड़ी में बिठा दें। और वो बिल्कुल साकित हो गई। वो तूफ़ान बिल्कुल साकित हो गया और उसने अगली गाड़ी में कोई सवाल नहीं किया, बल्कि ऐसा था जैसे कोई कलर अप ऑर्डर से दोहराता है, जैसे कोई चीज़ रजिस्टर में दर्ज की जा रही हो। और फिर तुम्हारे मुंह में उसने सांस फूकी और तुम चीख उठे।
और वो बिल्कुल शांत हो गई थी। वो तूफ़ान बिल्कुल शांत हो गया। उसने कहा अगली गाड़ी में कोई सवाल नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई क्लर्क आपका ऑर्डर दोहराता है, जैसे कोई चीज़ रजिस्टर में दर्ज की जा रही है और फिर उसने तुम्हारे मुँह में साँस फूँकी और तुम चीख उठे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। जब मैंने सुनी तुम रो पड़े। तूफ़ान की हवा एकदम वापस आ गई। उसने एक पल के सामने हेडलाइट्स की रोशनी आ चुकी थी। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बस अपने गर्म कोट में तुम्हें लपेटा। वो मुझे उठाकर बिल्कुल उसके पास से गुजरा, उसके बराबर की जगह से, इतना करीब कि वो उससे छू सकता था, लेकिन उसने अपना सर तक नहीं घुमाया। और जब हम उसके पास से गुजरे, उसने मेरी गोद मैंने उसके साथ इंतज़ार करूँ जब तक वो गाड़ी बस नहीं आ जाती। मेरी माँ ने बिलाखिर अपनी चाय पी और जब बिल्कुल पत्थर की तरह ठंडी हो चुकी थी, उन्होंने उसकी एक घूँट में ऐसे पिया जैसे कोई कड़वी दवा हो। 4 मिनट उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने बाद में हिसाब लगाया था, तुम पूरे 4 मिनट बगैर साँस के थे। तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुँचना चाहिए था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब कुछ साकित था। बच्चों की डॉक्टर ने तुम्हें एक मौजज़ा करार दिया बेटा। और मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन रिजकी वार्ड की खिड़की से बाहर, सड़क के बाहर एक बस स्टॉप था। और तुम जानते हो वहाँ कौन खड़ा था? तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिला था आलियान, तुम्हें बस एक ट्रांसफ़र स्लिप, सफ़र बदलने की इजाज़त मिली थी और वो औरत उसका नकद बिल थी। हम रात के 3 बजे तक उस किचन में बैठे रहे। मैंने वही सवाल पूछा जिसके गिर्द मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, और मेरी माँ ने मुझे वो जवाब दिया जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी डरती रही थीं। और वो दोनों एक ही 6 अल्फाज थे, अगली गाड़ी कब आएगी? मैं नहीं जानती, उसने उन्हें नहीं बताया था। 20 साल का तवील इंतज़ार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उधार अपने गए वक्त पर एक आम ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, क्योंकि सबसे अजीब बात यह है कि आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपका वजूद चाहे किसी के पास गिरवी हो, लेकिन वो आपको आपके घर की किस्तें चुका से आज़ाद नहीं करता है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी, जो हमारे कलाम वाले घर से कई घंटे दूर थी, पहली रात मैंने अपने हॉस्टल के कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड की दूसरी तरफ वाला वैगन स्टैंड खाली था। मैंने पूरे 60 घंटों के लिए खुद को एक उम्मीद का दिलासा दिया था। तीसरी सुबह वो वहाँ मौजूद थी, तलबा के हुजूम के दरमियान अपनी ऐसी सुरमई कोट में एक लड़की उसके बराबर बेंच पर आ बैठी, पाँव पर किए मोबाइल पर मैसेज टाइप कर रही थी। उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं चौथी मंजिल पर अपनी खिड़की में खड़ा था और मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी पहले नहीं किया था। हाथ हिलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 5 साल का होते हुए किया था, धीरे से, जानबूझकर और थोड़ी कड़वाहट के साथ। लो, मैं फिर आ गया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे हाथ में क्या है। लेकिन उसके हाथों में मौजूद वो क्रीम रंग का औकातनामा, यानी टाइम टेबल, खुद ब खुद एक बार पलट गया और वो चौथी मंजिल से भी मैं देख सकता था। अब इस कागज़ में कुछ बदल चुका था, पूरी तरह कोरा नहीं था। उनके सबसे ऊपर टेक्स्ट की एक लाइन लिखी जा चुकी थी, बिल्कुल इतनी दूर से भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल उसी जगह थी जहाँ किसी असल औकातनामे पर गाड़ी का रूट नंबर लिखा होता है। इस कोरे कागज़ से अब भरना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। मैंने अस्पतालों के एक नेटवर्क सिस्टम में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी कर ली। अगर आप इस बात पर गौर करें, गहरा मजाक था। मैंने अपना पूरा कैरियर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर को ज़िंदा रखने में गुजार दिया था। मैंने डेटिंग शुरू की। वो अपने आप में एक अलग ही तमाशा था, एक ऐसी मोहब्बत जिसका चौकीदार इस दुनिया से बाहर का कोई साया हो। क्या आप जानते हैं किसी लड़की को ये समझाना कितना मुश्किल है? क्या आप 10 मिनट के वैगन के 40 मिनट के मुसाफिर पैदल तय करना है क्यों पसंद करते हैं? आप बस शेड के पास पहुंचकर खामोश क्यों होकर बैठ जाते हैं? आप डिजिटल पेमेंट कार्ड के इस दौर में भी हमेशा नकद रकम कैश क्यों अदा करते हैं? लेकिन माया को ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माया मामले में मुझे इस बात से यकीन हुआ था कि हमारी तीसरी मुलाकात थी। हम पेशावर के सदर बाज़ार में एक ट्रांसफ़र सेंटर के पास से गुजर रहे थे। वो औरत वहाँ मौजूद थी, वो हमेशा वहीं होती थी।
वो ट्रांसफ़र सीटर मेरे अपार्टमेंट के सबसे करीब था। मैं अपनी पुरानी आदत के मुताबिक लाशऊरी तौर पर माया को अपनी दूसरी तरफ कर लिया ताकि मैं उस औरत और माया के दरमियान आ जाऊं। मैंने उस शेड की तरफ देखा। माया ने भी उस शेड की तरफ देखा और बोली, तुम्हें भी ये महसूस होता है ना? कुछ अजीब है। मेरी दादी होती तो ये दुआ पढ़कर खुद पर फूंक देती। उसने बगैर कोई दूसरा लफ्ज़ कहे बस सड़क के दूसरी तरफ मोड़ दिया। मैंने 2 साल बाद उससे शादी कर ली। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी उस लम्हे माया से की थी। बगैर कोई वजह पूछे सड़क पार कर लेने पर अपनी हनीमून के दौरान उससे सब कुछ बता दिया। सब कुछ, वो बर्फ़ानी तूफ़ान, वो मुहायदा, वो तस्वीर, वो दानियाल, वो पुरानी कहानी सुनाती रही और आखिर में मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा। वो मेरी इस पूरी सूरत हाल के बारे में अब तक का सबसे ज़हीन सवाल था। यही वो सवाल था जिसने आखिरकार हर राज को खोल कर रख दिया था। तुमने कहा था कि वो उस पोस्टर के दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसने नफ़ी में सर हिलाया था। माया ने स्कूल के सफ़र का जिक्र करते हुए पूछा था। उसने तुम्हें इस गाड़ी में बैठने से रोका जो तबाह हो गई थी। आलियान, अगर वो तुम्हारी सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रही है ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जा सके तो वो इतनी ज़हमत क्यों करेगी? अगर तुम एक अमानत हो जिसकी हिफाजत कर रही है तो वो हादसा तो उसकी सबसे बड़ी वसूली का दिन था जिससे 22 मील दूर 17 साल बाद एक सानिया का बिल्कुल सही वक्त। तो फिर उस वसूल के करने वाली वो वसूली खुद क्यों कैंसिल की? मैंने अपना मुंह खोला था कि उसे बाग वाला वही जवाब दे सकूं, जो जवाब जिसके साय में 17 साल से ज़्यादा मैं रहा था। फसल का फैसला पहले ही हो चुका था। अभी नहीं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पहली बार ये जवाब मेरे अपने हलक से नीचे नहीं उतरा क्योंकि माया ने बिल्कुल उस जोड़ पर उंगली रख दी थी जिसे देखने में अब तक मैं इनकारी कर रहा था। वो पोस्टर जो कलाम रोड पर तपा हुई थी वो मेरी गाड़ी नहीं थी। वो मुझे मौत से नहीं बचा रही थी, किसी भी मौत से नहीं। वो मुझे गलत गाड़ी में बैठने से बचा रही थी। वो किसी बाग की चौकीदार नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसके हाथ में एक ट्रांसफ़र स्लिप थी जो इस बात को यकीनी बना रही थी वो किसी गलत रूट पर सवार होकर अपना किराया ज़ाया नहीं करेगी, क्योंकि मुझ पर जो भी कर्ज था वो सिर्फ एक मखसूस रूट पर, एक मखसूस स्टॉप पर ही अदा हो सकता था। इस दुनिया के नीचे मौजूद किसी नादीदा डिपो में मेरी गाड़ी, वो अकेली गाड़ी जिसे मेरी माँ ने बर्फ़ानी तूफ़ान में उन 6 मजबूर अल्फाज से रोका था। मेरी पूरी ज़िंदगी इस धुन को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो लेट हो रही थी, लंबा रूट ले रही थी। मेरी पूरी ज़िंदगी इस धुन को चीरती हुई गुजर रही थी। वो अगली गाड़ी जिसे मेरी माँ ने बर्फ़ानी तूफ़ान में इन 6 मजबूर अल्फाज से रोका था। मेरी पूरी ज़िंदगी उस तीर के इर्द गिर्द घूम रही थी, लंबा रूट ले रही थी, लेकिन वो चल रही थी। कागज़ बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसी उल्टी गिनती काउंटडाउन का पीछा कर सकते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते। मेरी बालिग ज़िंदगी सबसे बेरहम दरियाफ़ थी। अब नंबरों को चलाए बगैर उनकी शक्लों को बदलते, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कैदी दीवार के छोटे से सुराख में मौसमों को बदलते देखता है। वो कागज़ लाइन पे लाइन हर मुशाहिदे के साथ बढ़ता गया। मैं अपने 20 साल के आखिरी हिस्से में दूरबीन का एक अच्छा जोड़ा ख़रीदा। माया से झूठ बोला कि परिंदे देखने के लिए, जिसे उसने एक हफ्ते तक सच मानने का नाटक किया, और अपने अपार्टमेंट से और बाद में अपने छोटे से घर से जो हमने ख़रीदा था। मैंने उस क्रीम रंग के कागज़ को उसे देखता था जैसे लोग स्टॉक मार्केट के ग्राफ देखते हैं। उसे कभी सीधा नहीं पढ़ सकता था। उसकी खुसूसियात में से एक था, जैसे ही मैं मतन को सीधा देखता वो अल्फाज तैरने लगते, मदम हो जाते और आँख से फिसल जाते। सबसे ऊपर वाले कोने में एक रूट नंबर 9 ज़ाहिर है। रूट 9, वो मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे वही रूट बता रही थी। वो उसी रूट पर खड़ी थी जिस रात मैं पैदा हुआ था। सालों के दौरान वो कॉलम बढ़ता गया और जो एक वक्तनामे में होता है, और रास्ते के अहम मुकामात, और ये वो मुकाम था जब मैंने ठीक से सोना छोड़ दिया था, मेरी 30वीं सालगिरह के आसपास। क्योंकि वो मुकामात जगहों के नाम नहीं थे, वो मेरी ज़िंदगी के वाक़यात थे। मैंने इन फिसलते हुए मतन में तिरछी नज़र से साल में 1 या 2 वाक़यात पकड़े। एक लाइन
पर लिखा था एक शादी, ग्रेजुएशन, उसके बराबर में एक छोटा गहरा टिक मार्क था। एक लाइन जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गया, एक शराबी की तरह फुटपाथ पर बैठ गया। एक टिक मार्क नहीं था, वो खाली था। वो औकातनामे के सबसे ऊपर माजी के वाले हिस्से में मौजूद था। एक ऐसा स्टॉप जहां गाड़ी को किसी को सवार करना था, लेकिन वो गाड़ी किसी और रूट पर मुंतकिल कर दी गई थी, छूट गई थी, या किसी और गाड़ी ने उसे कवर कर लिया था। दानियाल सिर्फ एक हादसाती टक्कर से नहीं मरा था। दानियाल मेरे एक स्टॉप पर खड़ा था। नहीं जानता ये सिस्टम कैसे काम करता है। मेरे पास 17 साल का वक्त था और अब मैं ये नहीं जानता कि वो ट्रक हमेशा इसी तरह आ रहा था और वक्त और औकातनामे ने सिर्फ इसे रिकॉर्ड किया था, या फिर कोई ऐसी गाड़ी जो अपने मुसाफिर को मिस कर देती, वो अपने करीब खड़े किसी भी दूसरे इंसान को ऐसे ही ले जाती है जैसे सैलाब का पानी सबसे पहले निचले घरों को अपनी लपेट में ले लेता है। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ के इस सौदे ने किसी चीज़ का रुख मोड़ दिया था या फिर किसी और जगह जाकर गिरना ही था। ये कहानी का एक ऐसा मोड़ था कि मैं उस औरत से बात करने की गलती कर बैठा था। नहीं मालूम कि दानियाल मेरी जगह मरा था या बस मेरे करीब होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मैं चाहता हूँ कि यह आप बात समझें कि जानना ही मेरे हर डरावने ख्वाब का अंजाम है, क्योंकि उस नामे के माजी वाले हिस्से में 3 और ऐसी लाइनें थी जिनके आगे टिक मार्क नहीं था। सालों के मैंने इन सबको तिरछी नज़र से देखा, तो हर एक के बारे में मालूमात इकट्ठी की थी। मैंने सिर्फ एक बार देखा था, 2 साल पहले अपनी माँ के जनाजे वाले दिन। वो अपनी ऊनी चादर वाले औरत कलाम के उस पुराने कब्रिस्तान के गेट के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ जनाजे दानियाल के जनाजे पर खड़ी थी, क्योंकि पूरे इलाके के लोगों को उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। मेरी माँ के लहद पर मिट्टी का पहला बेलचा डाला गया तो हवा से उस औरत के कागज़ का कोना उठा। मेरी नज़र के कोने में वो अल्फाज टिके और तीसरी लाइन पर लिखा था, मेरी माँ का नाम के आगे उसी सुबह नीले हॉस्पिटल की रोशनाई से जैसे रंग से एक टिक मार्क लगाया गया हो। क्या किसी ने देखा जो मैंने देखा? मैं कब्रिस्तान की गीली मिट्टी में खड़ा था और मेरी माँ का जनाजा मिट्टी में उतारा जा रहा था। मेरी पैदाइश के वक्त इन 4 मिनटों की मौत का जो किराया उठा था वो सिर्फ मुझे अदा नहीं करना था, वो किराया तो शुरू से ही किस्तों में वसूल किया जा रहा था। मेरी दादी, जिन्होंने सिर्फ इन 3 अल्फाज पूछे और एक घड़ी की तरह हमेशा के लिए रुक गई। दादी, जिन्हें रात के आखिरी रूट पर ठीक 4-5 पर वसूल कर लिया गया था। मेरी माँ, जिन्होंने इस बर्फ़ानी तूफ़ान में कुछ भी देने का सौदा किया था और 32 साल तक इनकी किस्तें चुकाती रही थी, इस हाल में भी कि उनका कर्जा अभी पूरी तरह अदा नहीं होता। मेरे ख़ानदान की औरतें उसे देखने की कोई बददुआ थीं और अब इस अकाउंट पर सिर्फ एक नाम बचा था, वो था मेरा नाम। मैं अस्पताल के एक सर्वर रूम में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं फर्श पर लेटा हुआ था। मेरे ऊपर लगी हार्डवेयर की ब्लिंक करती लाइट्स किसी गिरजे के कोर्स की तरह भीं कर रही थी। एक जूनियर मुलाजिम 1122 को कॉल कर रहा था और मेरे सीने में एक ऐसा एहसास था जैसे कोई मुट्ठी किसी चीज़ के गिर्द बंद हो रही हो और खुल रही हो, जैसे दिल फैसला कर पा रहा है कि धड़कना है कि नहीं। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट की दीवार पर टुकड़ियाँ लटक रही थीं। मेज़ पर दिल का एक मॉडल रखा था। उस डॉक्टर ने बिल्कुल वैसे ही डॉक्टरों को किसी ख़ास क्लास में सिखाई जैसे जाती हैं, अल्फाज के नुकीले कोने तराश कर नरमी से बोलने वाली आवाज़। उसने मेरी रिपोर्ट पर उंगली मारते हुए कहा, दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट, एक ऐसा नुक्स जो पैदाइश से मौजूद है। जिस किस्म का नुक्स आमतौर पर बचपन या लड़कपन में ही बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल में सामने आ जाते। सच्ची बात तो यह है, उसने चार्ट पर दस्तक देते हुए कहा। दिल साथ के साथ मुझे तवक्को थी कि अलामत दहाइयों पहले सामने आ जाए। आप बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। खुशकिस्मत? मैंने दोहराया। दिल ख़राब होने की वजह से पूरी ज़िंदगी आपने कैसे गुजार ली, लेकिन मैं आपको एक ऐसा लम्हा बता रहा हूँ अंधेरे में
नहीं रखूँगा। ये जो दिल की बेदर्दी है, अक्सर यूँ बयान करते हैं जैसे एक ऐसी तेज़ रफ्तार गाड़ी हो जो बग़ैर आवाज़ किए आपके पीछे से जाए। वाक़ई यही कहा था, एक ऐसी गाड़ी जो बग़ैर आवाज़ के आ जाए। इसने शायद अपनी ज़िंदगी में हज़ार बार ये इस्तिआरा इस्तेमाल किया होगा। वो हरगिज़ नहीं जान सकता था मैं क्यों हँसने लगा। यहाँ तक कि नर्स पानी का गिलास ले आई, वो यकीनन ये भी नहीं जान सकता था कि इस बात के ख़त्म होने पर मैं रो क्यों रहा था, क्योंकि ये मज़ाक 34 साल पुराना था। मेरे दिल की वायरिंग में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नुक्स जो उसी रात फुटपाथ पर आ गया था जिस रात मैंने जन्म दिया था, उन तमाम सालों तक ऐसे ही रोक रखा था जैसे कोई हाथ दरवाजे को बंद किए हुए। किसी ऐसे वजूद ने ऐसे थाम रखा था जिसके हाथ सामने बंधे थे, जिसका सब्र लाइम्तिनाही था और जिसका औकातनामा आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था। 34 साल तक वो शेड्स, बेंचों और साइन के पास एक कानून मखसूस फासले पर खड़ी रही थी, पिछले साल के मुकाबले शीशे के ज़्यादा करीब। साल ब साल अब वो शीशा टूट चुका था, दरमियान का सारा फासला ख़त्म हो चुका था। वो इस लकीर पर खड़ी थी जहाँ मेरे घर की खुद हुदूद शुरू हो जाती हैं। सड़क से सड़क मिलती है, हाथ सामने बांधे हुए, दायां हाथ बाएं के ऊपर और उसका नकाब ऊपर उठा हुआ था। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। अब ये बात समझ रहे हैं कि 34 साल के मुशाहिदे में उसका नकाब हमेशा नीचे रहा था और मेरे अंदर के खौफज़दा जानवर ने कर्ज फ़र्ज़ कर लिया था कि नकाब इसी पूरे सिस्टम का बोझ उठाते हुए ऐसे ही रहेगा। इसका चेहरा मेरी खिड़की की तरफ उठा हुआ था, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बिल्कुल सफ़ेद, और वह किसी को ऐसे लग रहा था जैसे बुला रही। खुदा की कसम, मैं अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ 1 रुपया देने को तैयार था अगर वो किसी मास्टर का चेहरा होता। वो चीज़ बहुत थका हुआ था, सिर्फ़ इतना, वो एक ऐसी औरत का चेहरा था जो एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली ड्यूटी के बिल्कुल आखिर में हो। एक ऐसा चेहरा जिसने एक सर्द और सुनसान सड़क पर तब तक इंतज़ार किया था जब तक उसके सामने मौजूद गर्म और रोशन खिड़कियों के पीछे एक पूरी इंसानी ज़िंदगी गुजर जाती है। सुबह के वक्त उन्होंने मेरे सीने में दिल की रफ्तार को काबू में रखने के लिए एक छोटी सी मशीन लगा दी थी। वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, डॉक्टर ने बहुत खुश और मुतमईन होकर कहा। मेरी सेहत के रिज़ल्ट बेहतरीन हैं और अस्पताल के इन तमाम चेकअप वाले कमरों में एक खिड़की होती है और हर खिड़की के बाहर एक सड़क होती है। और अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर सड़क के पार कौन इंतज़ार कर रहा है। वो मशीन तो सिर्फ वक्त गिनती है, लेकिन वो औकात टाइम टेबल गिनती है। पिछले महीने मैंने वो काम कर दिया जिससे बाज़ रखने के लिए मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। मैंने उससे बात की। आपको ये समझना होगा, उस गेट के सामने आ जाने के बाद से ये साल कैसा गुजरा था। वो कभी वापस गली के मोड़ वाले स्टॉप पर नहीं गई। मखसूस फासले का कानून ख़त्म हो चुका था। वो रात को मेरे घर की बाड़ के पास खड़ी हुई थी और दिन के वक्त गली के कोने पर, और उसके हाथों में मौजूद वो कागज़ अब तकरीबन पूरा भर चुका था। मैं ये नहीं पूछने वाला था कि अब वक्त कितना बाकी रह गया, मैं किराए के बारे में पूछने वाला था। मैं जून की एक शाम सूरज की लंबी सुनहरी रोशनी में बाहर निकला और मैं अपने घर के रास्ते से नीचे उतरा जैसे कोई इंसान समंदर की लहरों की तरफ बढ़ रहा हो। मैं एक सरकारी फुटपाथ पर उस औरत से सिर्फ 3 मिनट के फासले मैं ये पूछने वाला था कि वक्त कितना बाकी रह गया, मैं किराए के बारे में पूछने वाला था। इतने करीब से उसके वजूद से किसी चीज़ की बू नहीं आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में किसी खड़ी हुई खाली बस के अंदर की बू होती है। उसने कहा, मेरी माँ ने अदायगी की, मेरी दादी ने अदायगी की और उनकी माँ ने अदायगी की। किराया जुज़वी तौर पर अदा किया गया है। मैंने तुम्हारा औकातनामा पढ़ा है, मैं उसे अपनी पूरी ज़िंदगी से पढ़ा हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि ये हिसाब किस चीज़ से बराबर होगा? ये नहीं कि कब, बल्कि किस चीज़ से? क्या कोई मखसूस रकम है? क्या कोई और? मुझे इस लफ्ज़ के बोलने पर शदीद नफ़रत महसूस हुई कि मैं कितने इंसानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तवील लम्हे तक कुछ नहीं हुआ। एक गाड़ी पास से गुजर गई। 2 घर दूर किसी लाइन में पानी का फुव्वारा टिक टिक कर रहा था। एक आम सी दुनिया अपने आम से रूट पर चल रही थी। फिर इन 34 सालों में पहली बार वो पूरी तरह घूमी। उसका रुख
बिल्कुल मेरे सामने था। ये कहानी का आलियान इस पुरस्कार औरत से सच कहता है। वो ऊंची आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आप तवक्का करेंगे अगर आप दुनिया के तमाम बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन के लाउड स्पीकर पर होने वाले ऐलानात को जमा करके एक धीमी, शाइस्ता और लाइम्तनाही सब्र वाली औरत की आवाज़ में ढाल दें। उसने कहा, तुमने पढ़ा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इस दस्तावेज़ का मतलब गलत समझे। ये कोई बिल या नुकसान का हिसाब नहीं है आलियान। ये कभी भी कोई बिल नहीं है, ये औकातनामा है। तुम्हारी माँ उस रात किसी कर्ज तले नहीं दबी थी। उन्होंने एक इल्तिजा की थी और वो इल्तिजा कबूल कर ली गई थी। उसने बहुत नरमी से कहा। वो नरमी अब तक सबसे हौलनाक चीज़ थी। वो सब अपनी आखिरी सफ़र पर अकेली नहीं थी। ज़िंदगी की आखिरी एक कोई ना कोई होता ज़रूर है ऐसा। अक्सर लोगों को कभी मालूम ही नहीं होता। हर गाड़ी अपने औकात से नामे की लाज रखती है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ दूसरे रूट्स भी हैं जो अपने बहुत पुराने और गैर कानूनी हैं। जब मेरी लाइन पर बुक की गई कोई सीट किसी स्टॉप पर खाली रह जाती है तो वो गैर कानूनी गाड़ियाँ उस खाली सीट को देख लेती हैं। तुम्हारा दोस्त एक ऐसी जगह खड़ा था जो तुम्हारे लिए मखसूस थी। मुझे उसका अफसोस है। मुझे अफसोस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है। उसने हाथ खोले, दायां बाएं के ऊपर से हटा। मेरी ज़िंदगी में पहली बार उसके हाथ खुले थे और मैंने वो क्रीम रंग का औकातनामा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने कर दिया और मेरी ज़िंदगी में पहली बार वो मेरी तरफ नज़र करके बोली, मैंने अपना औकातनामा पूरा पढ़ लिया। जब सब कुछ मेरी पूरी ज़िंदगी की वो तमाम स्टॉप्स जहाँ गाड़ियाँ रुक चुकी थीं, वो एक कॉलम में इतने साफ लिखे थे जैसे कोई दुआ हो। और सबसे नीचे बिल्कुल आखिरी लाइन पर सिर्फ एक एंट्री बाकी थी। और मैं आपको वो तारीख नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैंने माया को बताया है। और रिकॉर्ड के लिए सिर्फ वही बात माया रखती है। वो वक्त बहुत करीब है और बिल्कुल मखसूस है और आमद के कॉलम में उसके बराबर एक वक्त लिखा हुआ है। वो वक्त है रात 11:55। मैं 2 फरवरी की रात ठीक 11:52 पर पैदा हुआ था। मेरी सांस 11:52 पर रुकी थी और मैं 11:55 पर रो रहा था। पूरे 4 मिनट। उसने इन तमाम सालों पहले मुझे मेरे वो 4 मिनट उधार वापस दिए थे। और दुनिया का हर औकातनामा एक दायरा होता है। पिछले मंगल मैं कलाम वापस गया और अपनी माँ के जनाजे के बाद से कभी वहाँ नहीं गया था। वो कस्बा मेरी यादों के मुकाबले में बहुत छोटा लग रहा था, जैसे कोई पुरानी जगह हमेशा लगी हैं। लेकिन बहरीन के रोड पर वो स्टॉप बिल्कुल वैसा ही था। मैं वहाँ मुड़ा। पुराना साइन बोर्ड, वही सब्ज रंग की बेंच, वही पीला पड़ चुका शेड जिसके फाइबर ग्लास पर अहमद प्लस साइमा लिखा हुआ था। 3 साल पुरानी तहरीर जो ना जाने अब लिखने वालों से भी आगे निकल चुकी थी। और वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई। 34 साल के मुसलसल खड़े रहने के बाद वो बिला आखिर बैठ ही गई और इसके बैठने से इस लकीर की बेंच से कोई आवाज़ नहीं आई। और मैंने उससे अपनी आखिरी सवाल पूछे, वो छोटे छोटे सवाल जो आप बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखते हैं। मैंने कहा, सफ़र में दर्द होता है? क्या माया कभी मुस्तकबिल में अपनी किसी दूर दराज स्टॉप पर उसे देख पाएगी? क्या मेरी माँ, तुम्हारी माँ को लेने वो आया था जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई थी? उसने कहा, हर बार मैं नहीं आती आलियान, मैं सिर्फ रूट नंबर 9 हूँ। तुम्हारी माँ कभी मेरी मुसाफिर नहीं थी। उसने तो बस एक बार इस शदीद तूफान में एक बच्चे की खातिर मुझे हाथ देकर रोका था। बस एक इल्तिजा की लाज रखते हुए मैं बहुत दूर तक उसकी लाज रखी। शाम 4 बजे वाली कोस्टर और आई और गुजर गई। ड्राइवर ने गाड़ी में धीमी भी नहीं की। जब वो अपनी ड्यूटी पर होती है तो वो स्टॉप के बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल खाली नज़र आती है। सूरज एक बार फिर लंबा और सुनहरी होने लगा। क्या मैं किसी दूसरे रूट की फरमाइश कर सकता हूँ? मैंने पूछा। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा था, बस आम से अंदाज में पूछ रहा था। उसके चेहरे की थकन गहरी होकर एक हमदर्दी और शफकत में बदल गई। कोई दूसरा रूट नहीं है आलियान, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम इस गाड़ी में किसी के साथ सफ़र करो या बिल्कुल अकेले सफ़र करो। तुम्हारे ख़ानदान ने हमेशा किसी के साथ सफ़र किया है। इस आखिरी सफ़र में इससे बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है। और फिर मैंने वही काम किया।
जिसका ज़िक्र मैंने बिल्कुल शुरू में किया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हमारे दरमियान बेंच पर 2 बार थपकी दी। यहाँ इस सीट पर, बिल्कुल इस सीट पर। वो मुस्कुराई। 34 साल, और मैंने कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। मैं इन तमाम 34 साल में एक लम्हे के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी मुस्कुराहट में कोई बेरहमी नहीं थी और ना ही कोई ऐसी मलामत जैसे हो, गर्मजोशी थी। वो मुस्कुराहट बिल्कुल अपने वक्त पर थी। किसी एक बहुत लंबी ड्यूटी ज़िंदगी फिर बिल्कुल वक्त पर रहने के बाद अब बिल्कुल वक्त पर ख़त्म हो रही थी। तुम मेरे वाहिद मुसाफिर हो। और वो मुस्कुराई। 34 साल, और मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। और मैं उन तमाम 34 सालों में एक लम्हे के लिए उसका शुक्रगुज़ार हुआ, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में कोई बेरहमी नहीं थी और ना ही वो कोई ऐसी मुलाजिम की मुस्कुराहट थी जिससे पंक्चुअल होने की गर्मजोशी थी। और मुस्कुराहट बिल्कुल अपने वक्त पर थी। तुम मेरे वो वाहिद मुसाफिर हो, उसने कहा। क्या तुम समझते हो उसका क्या मतलब है? कुछ लोग बहुत मसरूफ़ स्टॉप्स पर इंतज़ार करते हैं, पूरे हुजूम वाली टर्मिनस पर, लेकिन मुझे रवानगी से पूरे 34 साल पहले सिर्फ़ एक रूट और एक बेंच सौंपा गया था। तुम वो इकलौता सफ़र हो जो मैंने अपनी पूरी तारीख़ में करना है, आलियान। मैं इस रात से लेकर जब बर्फ़ का। और फिर वो खड़ी हो गई, अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर बांधा और सड़क की तरफ मुंह कर लिया। वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर थी। बोर्ड पर अब सिर्फ एक मुसाफिर की रवानगी बाकी थी। आज सुबह ये सब मैं अपने किचन की मेज़ पर बैठकर ख़त्म कर रहा हूँ। माया अपनी बहन के घर गई हुई थी। मैंने उसे कॉल की कि वह भेज दिया था। उसके हाथ में ख़त दिया जिसका उसने वादा किया कि वो जुम्मे से पहले नहीं खोलेगी। और सच तो ये है कि मैंने नहीं जानता था कि ये जुम्मा कैसा होगा। और दूसरा सच ये कि मैं अब इस तरफ डरना छोड़ दिया, जैसे खौफ इंसान आम तौर पर महसूस करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा एहसास है जिसे किसी बहुत लंबे सफ़र के इख्तिताम पर जब गाड़ी में ऐलान होता है और आप अपनी सीट से अपना सामान इकट्ठा शुरू कर देते हैं। पहली हकीकी बर्फ़बारी जो इस भारी बाकायदा और 90 तोले अंदाज में नीचे गिर रही थी, इस तरह हो रही थी। और अगर आप इस पहाड़ी इलाके में पले बड़े हैं जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, तो आप जानते हैं कि बर्फ़ की अपनी क्या आवाज़ होती है। 1 घंटा पहले थमी हुई सांस के आर पार मैंने उस गाड़ी के प्रेशर ब्रेक की आवाज़ सुनी। घर के गेट के सामने एक बस खड़ी है। मैं इसे खिड़की से साफ देख सकता हूँ। वो किसी आम कंपनी या मॉडल की गाड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल आखिरी तक सच लिखना चाहता हूँ। ये सच, ये वो बिल्कुल ऐसी बस है की शक्ल है, बिल्कुल वैसी जैसे वो एक औरत की शक्ल की थी जब बर्फ़ ने पहली बार मेरी माँ के सामने एक शक्ल इख्तियार की थी। उसका रूट साइन बोर्ड उस गिरती हुई बर्फ़ के दरमियान चमक रहा था और उस साइन पर लिखा है 9। वो पूरे 1 घंटे से उस कोने पर खड़ी स्टार्ट है। उसके दरवाजे बंद हैं और बर्फ़ उस गली के हर एक गाड़ी पर गिर रही है, सिवाय उस एक गाड़ी के। वो औरत उस दरवाजे के बराबर खड़ी है, हाथ सामने बांधे, नकाब ऊपर है और चेहरा मेरी खिड़की की तरफ उठा हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसा वजूद का सब्र है जो पहले ही 34 साल इंतज़ार कर चुका हो। कहानी का बिल्कुल आखिरी आलियान अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो रहे। मेरे चूल्हे पर लगी घड़ी उस वक्त रात के 11:51 दिखा रही थी, इसलिए अब वो आखिरी काम करने जा रहा हूँ। ये तहरीर यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ इस इंसान के लिए जिसे उसकी ज़रूरत हो, और किसी न किसी को इसकी ज़रूरत ज़रूर है। करीब ही हमेशा एक स्टॉप होता है और हमेशा कोई ना कोई वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। अगर आपको अपना वो कोई भी साया किसी भी किस्म का नज़र आ जाए तो वहाँ से भागना मत। सिर्फ़ एक मखसूस सीट खाली होती है और मखसूस स्टेशन एक दूसरे रूट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। वो पुराने रूट्स, वो गैर कानूनी रूट्स, और अपने आप के करीब खड़ा कोई दूसरा इंसान आपकी